साथियों, नमस्कार। पुरानी चर्चाओं को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज एक नए विषय पे हम चर्चा करने को फिर से आपके साथ तैयार हैं। आज की जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसके बारे में मैं केवल एक अनुरोध आपसे अवश्य करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, समय निकालें और अंत तक अवश्य देखने की कोशिश करें, क्योंकि आज की चर्चा हम एक बिल्कुल ही नए विषय और नई वस्तु स्थिति को लेकर करने जा रहे हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल सोचता हूं। मेरा ये फर्म बिलीव है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत अपने गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल का इंतजार कर रहा है। स्वर्ण काल कैसे आएगा, क्यों आएगा और किस रूप में आएगा, इस पर ही आज की यह चर्चा केंद्रित है। और हम इसलिए आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आज के वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्या आप सोचते हैं, मैं जिस रूप में सोच रहा हूं, क्या आप भी वैसा सोचते हैं कि भारत अपने गोल्डन पीरियड के मुहाने पर है, के दरवाजे पर है, के द्वार पर है? क्या अपने स्वर्ण काल का अनुभव करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है या तैयारी के साथ खड़ा है? आइए हम इसकी बात करते हैं। और अगर ऐसा है तो यह कैसे जन्म लेगा या स्वर्ण काल की शुरुआत कैसे होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक, देश के संदर्भ में अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे विश्व की बात करें तो लगभग एक समान परिस्थिति है। जिस प्रकार की परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, यह परिस्थिति अपने आप में एक चिंतनीय है। एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे चुकी है जिसके साथ, जिसमें से होकर सफलतापूर्वक निकलना हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है, पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक है। आइए चर्चा करते हैं कि अगर स्वर्ण काल है तो क्यों है, और अगर शुरू होना है तो क्यों होना है। जब हम अपने जीवन काल में किसी भी संदर्भ में जीविका, जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी परिदृश्य में यदि हम अपने नादीर को पहुंच जाए, नादीर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट। जब लोवेस्ट पॉइंट को हम छूने लगें या स्पर्श कर रहे हो, तो इसका एकमात्र अर्थ यह समझना चाहिए कि अब हमारी अवनति का समय समाप्त होकर उन्नति का द्वार खोलने जा रहा है और हम बाउंस बैक करेंगे। और बाउंस बैक करते हुए एक ऐसे स्वर्ण काल की ओर अग्रसर होंगे जिसका अनुभव करना हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा, गौरवान्वित करने वाला होगा, आनंदित करने वाला होगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इस परिस्थितियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सम्मुख हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, और हम कैसे स्वर्ण काल की परिकल्पना या एक आधारशिला रख सकते हैं। भारत के लिए स्वर्ण काल सभी उद्देश्यों हेतु लगभग अब शुरू हो चुका है। हम जिस मुकाम पर हैं, जिस स्थिति में हैं, नादिर यानी निम्नतम बिंदु पर हैं, लगभग सभी दृष्टिकोणों से इससे नीचे जाने की स्थिति और नहीं है, या कह सकते हैं कि ऐसा विकल्प अब और नहीं है, कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर जिस नादीर पर हैं, जिस निम्नतम बिंदु पर हैं, इसके बाद बाउंस करना ही एकमात्र विकल्प है। बाउंस होकर ऊपर उठना, ऊपर उठते हुए जेनिथ को प्राप्त करना। जेनिथ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम बिंदु को प्राप्त करना, यानी उच्चतम बिंदु को प्राप्त करना। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब हम अपने ऐसी परिस्थितियों को हम जब अनुभव करने लगे कि जब लगे कि अब एक बिल्कुल ही एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी अवस्था की ओर हम अग्रसर हैं जहां से कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं दिखती, जहां से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती, तो वहीं पर यू टर्न लेना, परिवर्तित होना, मार्ग परिवर्तन करना और एक ऐसे परिदृश्य की ओर, ऐसे सफलतादायी परिदृश्य या सफलतादायी अवस्था की ओर अग्रसर होना हम लोगों के लिए लाजिम, आवश्यक बन जाता है। गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल का आकलन करने हेतु 3 घटक या अवयव मौलिक हैं, महत्वपूर्ण हैं। ये 3 चीजें क्या हो सकती हैं? अगर हम अपने मनुष्य जीवन की अगर हम परिकल्पना करें या मनुष्य जीवन की अगर हम एक हम अध्ययन करें, तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो लोग यानी मानव, मनुष्य जो हम लोग हैं, जीवित हैं, हम लोग इस व्यवस्था का एक हिस्सा है। दूसरा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब मौद्रिक मतलब मॉनिटरी। बिना पैसे के, बिना अर्थ के कोई काम यहाँ हो नहीं सकता। अर्थ बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारी दिनचर्या, हमारा मनुष्य जीवन सफलतापूर्वक चलता रहे। और तीसरा शासन प्रणाली। शासन प्रणाली के लिए एक सरकार का होना बहुत आवश्यक है। तो मतलब लोग, अर्थव्यवस्था और सरकार, ये 3 ऐसे घटक हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र के लिए यह 3 घटक महत्वपूर्ण है और इनसे पता चल सकता है कि हम स्वर्ण काल में हैं या नरक काल में हैं। जिस प्रकार से यह तीनों अभी वर्तमान में व्यवहार कर रहे हैं,
या अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इससे और नीचे जाने की संभावना या गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल अब एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हैं जहां से आगे नीचे जाना संभव नहीं है। इसलिए एकमात्र विकल्प यह है कि वे ऊपर उठें, बाउंस बैक करें, यू टर्न लें, बाउंस बैक करें और स्वर्ण काल बनाकर उसका आनंद लें। मतलब एक ऐसे पीरियड की ओर बढ़ें जिसको हम स्वर्ण काल कह सकें, गोल्डन पीरियड कह सकें। लोग अर्थव्यवस्था और सरकार सभी मुद्दों पर और जमीनी वास्तविकताओं से बिल्कुल ही अलग हैं, बेमेल हैं। आज की स्थिति अगर हम देखें तो ऐसा महसूस होता है, और स्वयं के साथ साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या का निर्माण कर रहे हैं या समस्या निर्माण कर चुके हैं। लेकिन फिर भी दैनिक स्तर पर सभी अपने अपने आनंद में इस प्रकार लीन है, व्यस्त है, जैसे ऐसा लगता हो कि इसके यही उनकी दिनचर्या है या यही उनकी कार्य करने की क्षमता है या प्रणाली है या व्यवस्था है। चूंकि हम निम्नतम बिंदु यानी नादिर पर पहुंच चुके हैं, आगे और नीचे जाने की गुंजाइश नहीं बनती है, इसलिए ऊपर उठने की मजबूरी के साथ स्वर्ण काल की ओर अग्रसर होना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बातों से, इन चर्चाओं से सहमत होंगे। आगे हम ऐसी चर्चा करते हैं कि ये तीन चीज या तीन घटक या अवयव जिसकी अभी हमने बात की, वो अभी किस वर्तमान में किस प्रकार का अनुभव हमें करवा रहे हैं या स्वयं में कर रहे हैं। अगर आप देखें लोग के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो आज अगर आप देखें तो धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, विकल्प, राजनीति, भोजन आदतें, वस्त्र, पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा आदि जैसे विषयों या मुद्दों पर परिवार और समाज के भीतर नकारात्मक रूप से देशव्यापी पूर्ण विखंडन की स्थिति में है। आप जहां भी नजर डालें आपको ऐसा अनुभव महसूस होता है। देशव्यापी स्थापित मानदंड, व्यवहार और सिद्धांत साक्षरता स्तर की परवाह किए बिना स्थापित सिद्धांतों, मूल्यों, कानूनों और नियमों का पूर्ण उल्लंघन दिखता है, प्रतीत होता है। सार्वजनिक जीवन अगर हम बात करें, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस मीडिया में भी बात करें, में फेक न्यूज और झूठ अब अधिक वास्तविक मार्गदर्शक बन गए हैं। बहुत मजबूती से फेक न्यूज चल रहे हैं और अधिक से अधिक विश्वास करने के लिए सभी को मजबूर कर रहे हैं। रियल न्यूज समझ में नहीं आता है कहाँ है, नहीं है, या कौन सा रियल न्यूज है ये पता करना भी आजकल मुश्किल हो चुका है। प्रेरक, समझदार नेताओं और नेतृत्व की देशव्यापी कमी महसूस होती है। यदि ये उपलब्ध हैं भी तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सामाजिक महत्व नहीं देता या नहीं दिखता। सभी स्तरों पर महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान, शोषण, उल्लंघन करने वाली देशव्यापी अधीर इच्छा दिखती है, मौजूद लगती है, अब अवस्थित लगती है। महिलाओं के लिए यह अधिकतम सामाजिक असमानता को पैदा भी कर रही है। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं, जिस प्रकार के अपराध हम देखते हैं महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध, इवन बच्चों के विरुद्ध भी। आगे अगर हम बात करें तो विश्वास की कमी और स्वार्थपरता सभी जगह व्याप्त है। अनुभव, ज्ञान, योग्यता पर नहीं बल्कि मौद्रिक पर यानी मॉनिटरी टर्म्स पर ज्यादा अधिक महत्व दिया जा रहा है। जिसके पास पैसा है उसी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। देशव्यापी संयुक्त परिवार से अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार से एकल माता पिता, सिंगल पेरेंट, एकल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली, देन लिव इन रिलेशनशिप, और अब जो है सेम सेक्स परिवार की ओर हम अग्रसर हैं। और इसके आगे कौन सा परिवार बनेगा इसकी परिकल्पना भी बहुत ही मुश्किल है या असंभव लगभग है कि आगे क्या बनने वाला है। दूसरा अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के ऊपर, यह स्टैंड स्टिल है, पूर्ण विराम की स्थिति है, बिल्कुल ठहरी हुई है, लाइफलेस है, जीवन रहित है, कोई जीवन महसूस ही नहीं होता। लाइफ सेविंग ऑक्सीजन के लिए बेसब्री से प्रतीक्षारत है। इसके सभी अवयव सिल्वर लाइनिंग की प्रतीक्षा में है, उठकर खड़े होने या पुनः आत्मनिर्भर होने के लिए एक विटामिन की तलाश में है, त्वरित तलाश में है, ताकि कुछ मिले, ताकि ये फिर से खड़ी हो सके, अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके। प्रचुर बेरोजगारी, कम उत्पादकता और तरलता का अभाव कई धारित तलवार के रूप में भारत का आर्थिक विकास को निम्नतम बिंदु पर ला चुकी है। जीवन और आजीविका, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अगर हम देखें तो नोटबंदी के कारण, जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर के कारण क्रमशः 30% और 70% तक पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम पिछले 5-6 महीनों की चर्चा करें तो कोरोना के कारण या कोरोना से प्रेरित जो लॉकडाउन लगाया गया उसके कारण रही सही कसर जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था की थी वो भी लगभग समाप्त हो गई है और एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां से किसी प्रकार के रिटर्न की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ष 2020
एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि भारत को घातक अंधेरे और विस्मरण से बाहर निकालकर पुनः सक्रियता, कर्षण और विकास की अति शीघ्र आवश्यकता है, जिसमें वो ट्रैक्शन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ सकें। आर्थिक परिदृश्य में व्यापार, रोजगार, उद्यमशीलता का सतत नुकसान और सरकार की ओर से राजकोषीय जागरूकता, राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय योजना, राजकोषीय रणनीति के अभाव में यह निष्प्राण और निरर्थक दिख रही है या हो चुकी है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण सेक्टरों जैसे कृषि, विनिर्माण, सेवा निर्माण, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, परिवहन, पर्यटन आदि एवं इंडस्ट्रियल इंटेक्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो कोर सेक्टर्स होते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये सारे क्षेत्र दशकों की सर्वाधिक नकारात्मक विकास दर को दर्शा रहे हैं या दर्ज कर रहे हैं। नतीजा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे दृश्य में या ऐसी अवस्था में महसूस होती है जहां पे उसमें अपने आप को स्वयं को खड़ा करने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं महसूस होता है। तीसरा घटक अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की क्या अवस्था है या स्थिति है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें आज दिशाहीन लगती हैं, दिशाहीन हैं, कोई नियंत्रण इनका नहीं लगता है, समस्याओं को हल करने में स्वयं को असमर्थ पा रही हैं, स्वार्थी हैं, जनता के साथ इनका एक डिस्कनेक्ट है, मतलब समझ में नहीं आता जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है और ये क्या सोचते हैं, ये क्या चाहते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते, पक्षपाती और असंगत दिखाई देते हैं, खुद को हमेशा सही मानते हैं, ठीक मानते हैं और अन्य सभी को हमेशा गलत या असत्य मानते हैं। 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 और 2020 के दशकों की अगर हम बात करें तो इन सारे दशकों में राष्ट्रीय संकट जो है और भी अधिक जटिल हो गए हैं या इनका कोई समाधान अभी तक हो नहीं सका या उपलब्ध नहीं किया जा सका। परिणामतः ये सारी समस्याएं जो 1950 के दशकों में थी, बाद के दशकों में थी, वो आज और भी ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं, जिनका समाधान आज और भी लगभग कठिन है। पड़ोसी देशों के साथ यदि हम देखें या अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ देखें तो हम सबसे कम बैंडविड्थ पर आज अपने संबंधों को पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिल्कुल कमजोर प्रतीत होते हैं और आंतरिक संघीय संरचना अगर हम देखें तो सामंजस्य नहीं होने की स्थिति लगती है या सामंजस्य खोने के जोखिम पर हम अपने आप को पा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भारतीय संविधान से डिस्कनेक्ट प्रतीत हो रहे हैं, मतलब उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान क्या उनसे चाहता है और वो क्या कार्य निष्पादन कर रहे हैं, एक डिस्कनेक्ट आपस में प्रतीत होता है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है ऐसा लगता है, शासन अनुपस्थित है या एब्सेंट है ऐसा महसूस होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था जैसे मुख्य पहलू महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए सबसे खराब हैं, जबकि वे देश के भविष्य हैं। ये तीनों हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन फिर भी इन तीन चीज़ों पर किसी का या सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब हमारे लोग, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सरकार इतने निम्नतम बिंदु पर हैं, इन नकारात्मक या निगेटिव चीज़ों को महसूस करा रही हैं या अनुभव करा रही हैं, हमें ऐसा कोई सिल्वर लाइनिंग या ऐसा कोई रोशनी की किरण महसूस नहीं होती कि जहां हम आगे बढ़ सकें और सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो सकें। तो इन निम्नतम बिंदुओं से अगर हम आगे बढ़ने की बात करें या कोशिश करें तो एकमात्र विकल्प जो हमारे लिए बचता है कि हम यू टर्न करें, बाउंस बैक करें और ऐसे उन्नति की ओर अग्रसर करें जहां से हम स्वर्ण काल का अनुभव या आनंद कर सकें। स्वर्ण काल कैसे आए, क्या आए, इस पर चर्चा या परिकल्पना की जा सकती है। भारतीय व्यवस्था या भारतीय कहानी की अगर हम बात करें, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अस्पृहनीय स्थिति में, अनटचेबल की स्थिति में, नादिर यानी निम्नतम बिंदु को छूने के बाद बाउंस बैक करना यानी ऊपर उठना एकमात्र विकल्प है और पतन अधिक संभव नहीं हो सकता और ज्यादा पतनशील हम नहीं हो सकते। सभी दृष्टिकोण से जेनिथ यानी उच्चतम बिंदु को छूने वाले, प्राप्त करने वाले स्वर्ण काल का अनुभव करना ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है। एक समस्या हम देख रहे हैं अभी पिछले 4-5 महीनों से, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से बच्चे हमारे सबसे, चूंकि हमारे भविष्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि उन स्कूलों या कॉलेजों को हम फिर से खोल सकें या उन्हें परिचालित कर सकें। एक छोटा सा सजेशन या सुझाव या सलाह जो मैं यहाँ देने जा रहा हूँ ताकि हम अपने स्कूल्स और कॉलेजों को बखूबी चला सकें या बच्चों को पढ़ाई या शिक्षा का उनका जो चल रहा था एक अनवरत, उसे फिर से चालू कर सके, जारी रख सकें।
ताकि उनका एकेडमिक ईयर ब्रेक ना हो, उनके एकेडमिक कैलेंडर में एक ठहराव ना आए, ब्रेक ना आए। तो इस सुझाव को अगर आप गौर से सुनिए। कोरोना के उपरांत लॉकडाउन के कारण स्कूलों और कॉलेजों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बिल्कुल बंद हैं, लगभग बंद है। सरकार और शैक्षणिक उद्योग के पास कोई विकल्प नहीं समझ में आता कि क्या करें क्या न करें। समाधान के रूप में आजमाने के लिए शैक्षणिक वर्ष को अप्रैल मार्च से जुलाई जून करना उचित प्रतीत होता है और कक्षाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ग्रेड 1 से लेकर 12 तक, यानी ग्रेड 1 कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में सब टाइटल्स या वॉइसेस के साथ में, आवाज के साथ में, या सब टाइटल या उपशीर्षक के साथ में दूरदर्शन के सौजन्य से 12 अलग अलग चैनल को आरंभ करना चाहिए, तुरंत आरंभ करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? इससे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। एनसीईआरटी की पुस्तकों के उपयोग को के बारे में दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए ताकि यूनिवर्सली, सार्वभौमिक रूप से पूरे देश में एक तरह का सिलेबस चलेगा और इसका फायदा सभी बच्चों को होगा, सभी स्कूलों को भी होगा। इन कक्षाओं को 10 मिनट के ब्रेक के साथ 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक 40-40 मिनट के सेशन में, सत्र के रूप में चलाया जाना चाहिए और दोपहर बाद का समय अन्य शिक्षा क्रमों हेतु, जैसे पूर्व स्नातक है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर जो कोर्सेस होती हैं, पाठ्यक्रम जो होते हैं, उनके उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि 12 चैनल हम शुरू करेंगे, 9 बजे से 2 बजे के बीच में बच्चों के लिए स्कूल चलेंगी, तो इसके बाद का समय इनके लिए उपयोग में लिया जा सकता है। टीवी सेट सभी घरों में उपलब्ध है, ये हम सबको मालूम है। लैपटॉप और कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन से सस्ते भी होते हैं, ये भी मालूम है। स्क्रीन साइज भी इनका सबसे बड़ा होता है, काफ़ी कंफर्टेबल है, बच्चों को देखने के लिए भी, आंखों की रोशनी पर भी असर नहीं करेगा और इंटरनेट डाटा रिचार्ज या किसी प्रकार की एक्सेसरीज में कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं कराएगा, एक्सपेंस भी नहीं कराएगा। नतीजा क्या होगा कि इससे हम पढ़ाई को, पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। कैसे? क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, स्काइप, फ्री कॉन्फ्रेंस या जूम जैसे जो ऐप हैं डाउनलोड ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको भी डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। नतीजा क्या होगा कि इसका फायदा हमारे बच्चों को होगा, हमारे बच्चे इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। गरीब परिवारों को यदि उनके पास टेलीविजन नहीं है तो उन टीवी सेट के लिए आप अतिरिक्त सब्सिडी को दे सकते हैं। अब शंकाओं के स्पष्टीकरण हेतु छात्र अपने अपने स्कूलों में दोपहर के बाद के समय में अपने अपने टीचरों से, अपने अपने शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्कूल की भी गतिविधियां चालू रहेंगी, जारी रहेंगी और उनसे लगातार संपर्क में बच्चे रहेंगे, अपने अपने शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। चूंकि स्कूलों में कोई कक्षा चल नहीं रही है और चलाना अभी असंभव भी है, इसलिए स्कूल फी को भी 1/3 कर दिया जाना चाहिए और पहली तिमाही में जो फीस स्कूल के पढ़ाई के रूप में जो कलेक्ट की गई, जमा की गई है, उसका समायोजन अगले सत्र में, जुलाई और जून के जो कैलेंडर ईयर बनेंगे अगले से, आने वाले जुलाई से, उसके सत्र के लिए एकेडमिक ईयर में इसको समायोजन या एडजस्ट किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, यह माता पिता और स्कूलों दोनों के लिए विन विन जैसा होगा, मतलब सबके लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और केंद्रीय रूप से संचालित की जाने वाली कक्षाओं के लिए संकाय सभी भाषाओं में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए से लिए जा सकते हैं। मतलब जो टीचर्स, जिसको जब आप सुबह 9 से 2 बजे के बीच में क्लासेस कराएंगे और सेंट्रल लेवल पे कराएंगे, दूरदर्शन के थ्रू कराएंगे, तो जो इसके लिए फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी या जो संकाय की जरूरत पड़ेगी, उसे आप सरकारी स्कूलों से या निजी स्कूलों से आप एक शॉर्ट लिस्ट करके बना सकते हैं ताकि उनका उपयोग इसके लिए किया जा सके। शैक्षणिक सत्र में कोई ब्रेक या विराम नहीं होगा और साथ ही घरों में अपरिहार्य स्थितियां जो आजकल बन रही हैं उसको हम दूर भी कर लेंगे और बच्चों को हम व्यस्त भी रखेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई भी चलेगी, बच्चे व्यस्त भी रहेंगे और एक जो दुर्भावना भी मन में कभी कभी ग्रसित होती है या ग्रहण करती है या आती है, उससे भी दूर रहेंगे बच्चे। इसी प्रकार से अगर इसी क्रम को हम थोड़ा और आगे अगर बढ़ाते हुए एक और सुझाव अगर देना चाहूँ तो इसी तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA जैसी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले कॉलेज हैं उसमें भी आप तत्काल रूप से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। हॉस्टल रूम्स में टीवी सेट लगाकर आप इन क्लासेस को चला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हॉस्टल रूम में एक ही संकाय या सेमेस्टर को ध्यान में रखकर हॉस्टल रूम्स अलॉट किया जाता है।
फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए आप फूड पैकेट्स जो है उसको आप उनके कमरों तक सर्व कर सकते हैं, उनके कमरों में ही सप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी आपस की मेल जोल की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी कम होगी। और लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल्स के लिए आप छोटे छोटे समूह बनाकर उसमें आप उनको गाइड कर सकते हैं, ताकि उनके लिए भी प्रैक्टिकल करना या लाइब्रेरी में जाना भी उनके लिए आसान हो, संभव हो, कंफर्टेबल हो, एक कन्वीनियंट हो। इस प्रकार से हम चाहें तो अपने जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे भी अपने क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस से उत्पन्न खतरे को समाप्त होने तक, जो कोरोना के कारण ये जो खतरा नजर आ रहा है, जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है मरीजों की और सब जगह मृत व्यक्तियों की भी संख्या में वृद्धि हो रही है प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, इनसे अपने आप को या इन खतरों से बच्चों को दूर करने के लिए भी और स्थिति के सामान्य होने तक इस व्यवस्था को जारी रखा जा सकता है। और भविष्य में हो सकता है कि जब यह व्यवस्था एक मूर्त रूप ले ले, सुचारू रूप से चलने लग जाए, तो इसका और भी कई अन्य रूप में हम इसका उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर ले सकते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण, आप अगर देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जिस प्रकार का ढुलमुल रवैया है, आप देखेंगे तो उनके स्टेट लेवल के भी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, या सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं, या जो आईसीएसई के एग्जाम्स होते हैं, पिछले 3-4 महीनों से ढुलमुल के कारण न तो ये कंडक्ट करवा पाए हैं, और नतीजा आज के डेट में ये परिणाम सामने आ रहा है कि ये कंडक्ट करवाने की स्थिति में अब नहीं है, और रिजल्ट परिणाम इसी प्रकार पुराने उनके जो क्लासेस में जो उनके जो इवैल्यूएशन हुई उसके बेसिस पे, उसके आधार पे उनके परिणाम को, फाइनल परिणाम को या फाइनल रिजल्ट को पब्लिश करेंगे या प्रकाशित करेंगे। इसका एक जो प्रत्यक्ष नुकसान मुझे जो महसूस होता है, इसमें मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं, जिन बच्चों की तैयारी इंजीनियरिंग या मेडिकल क्लासेस के लिए, कोर्सेज के लिए कर रहे होंगे 11वीं 12वीं में, उनके जिनके एग्जाम अच्छे नहीं रहे होंगे, तो उनका नुकसान यहाँ पर हो सकता है। फिर भी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको टाला जा सकता था। अगर इन्होंने ढंग से व्यवस्था की होती तो किसी न किसी रूप में इन 3-4 महीनों में ये ढुलमुल रवैया अगर नहीं अपनाते, तो सब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पैटर्न पे अब तक टुकड़े टुकड़े में इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा सकता था, जिससे किसी भी छात्र को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती, और उन्हें जो नंबर आते, उन्हें जो प्रतिशत आता, उन्हें जो टोटल मार्क्स आते, उनसे वो संतुष्ट भी रहते। संचालित किया जाना आवश्यक रूप से संभव था और संचालित किया जाना चाहिए था। इसी तरह अन्य राष्ट्रीय मुद्दों आगे की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से मैंने ये एक कोरोना के कारण जो स्कूल कॉलेज या एग्जाम्स की जो समस्या हम झेल रहे हैं या पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं, उसके समाधान के लिए जिस प्रकार से एक छोटा सा सुझाव मैंने दिया है, उसी प्रकार से ऐसे कई और सुझाव देने की स्थिति में हम हैं, मतलब मैं हूं, और हम दे सकते हैं। जैसे कौन से राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहे हैं या बनी हुई हैं, जैसे कोरोना है, कर का पुनर्गठन है, आय एवं व्यवसाय का जो जनरेशन है, मतलब इसका जो उत्पादन, हम एक जनरेशन चाहते हैं, इसके उत्पादन चाहते हैं, गरीबी उन्मूलन है, बेरोजगारी है, मांग में जिस प्रकार से कमी है, कोई डिमांड ही नहीं दिखता मार्केट की इकोनॉमी में, कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक लैप्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, आप देखें अगर छद्म राष्ट्रीयता है या छद्म धार्मिकता है, इन सब मुद्दों पर हम अब एक शकल समाधान बिल्कुल लागू कर सकते हैं। फेक न्यूज़ की जो एक परंपरा चली आ रही है, जिसके कारण असली न्यूज़, रियल न्यूज़ दबा हुआ है, कहीं समझ में नहीं आता क्या है, तो इन सब को दूर करने के लिए, इनसे निपटने के लिए सरल प्रभावी समाधान मौजूद हैं, और जिसे हम लागू करके अपने देश को हम एक ऐसे मुकाम की ओर या एक ऐसे राह पर अग्रसर कर सकते हैं कि जहां से हम अपनी वर्तमान परिस्थिति यानी निम्नतम बिंदु यानी लोवेस्ट बिंदु या नादीर को छोड़कर हम यू टर्न करके, बाउंस बैक करके एक ऐसी राह पर अग्रसर हो सकते हैं कि जहां से हमें गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल को हम अनुभव कर सकें, आनंद ले सकें। साथियों, जिस प्रकार की परिस्थितियां मौजूद हैं, इसके आगे हम अब गिर नहीं सकते, पतनशील हो नहीं सकते, इसलिए मेरा एक अनुरोध है, बल्कि आवश्यक है कि हम सभी बाउंस बैक करें और एक ऐसे राह की ओर अग्रसर हों जिसमें कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोग, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सरकार के लिए एक गोल्डन पीरियड यानी स्वर्ण काल का अनुभव कर सकें, आनंद ले सकें। साथियों, इससे पहले कि मैं आज का ये वीडियो बंद करूं, थोड़ी सी चर्चा मैं अपने पुस्तक डाइवोर्स नेगेटिव्स, जो हमारी दूसरी पुस्तक है, उस पर भी करना चाहूँगा। डाइवोर्स नेगेटिव्स को यदि आप पढ़ें, इस वीडियो के साथ जो डिटेल्स हैं उसमें इसकी लिंक दी हुई है कि जहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं, जो आपके घरों पे सप्लाई हो सकता है। डाइवोर्स नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो डाइवोर्स नेगेटिव्स का मतलब ये है कि कैसे हम अपने जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करें और अपने परिवार में सकारात्मकताओं का बहाली करें। तो ये
पुस्तक हमें अपने इर्द गिर्द, अपने अंदर, अपने बाहर, अपने समाज में, अपने लोगों में, अपनी सरकार में, अपनी अर्थव्यवस्था में कहीं पे भी नकारात्मकता अगर है तो उसे दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। कई प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, जूझने के लिए रास्ता बताती है, राह बताती है, तरीके बताती है। और मेरी तीसरी पुस्तक है फ्रीडम अनफिनिश्ड। मैंने सोचा था कि मैं 2019 के अंत तक इसे प्रकाशित कर सकूं, बट किसी भी अपरिहार्य कारणों से यह संभव नहीं हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसे हम 2020 के अंत तक अवश्य प्रकाशित कर देंगे। फ्रीडम अनफिनिश्ड का मतलब ये है कि जिस मानव जो मस्तिष्क है या मनुष्य की जो भावनाएं हैं, भावनात्मक रूप से मनुष्य एक सामाजिक भावनात्मक प्राणी है। हमारी भावनाएं इस प्रकार से होती हैं कि हम हमेशा एक स्वतंत्रता की बात सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हों, हम सोचते हैं कि हम फ्रीडम हमारे पास हो, हम किसी भी प्रकार की बंदिश में न रहें और हर समय एक स्वतंत्र माहौल का अनुभव कर सकें। तो उस स्वतंत्रता को क्या हम सही में प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो स्वतंत्रता का हम उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं? क्या वो उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने की अवस्था में हम दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते? तो इस प्रकार के कई ऐसे जटिल मुद्दों पर चर्चा करती हुई मेरी तीसरी पुस्तक फ्रीडम अनफिनिश्ड बहुत शीघ्र आएगी। उम्मीद है कि वर्ष 2020 के अंत तक यह प्रकाशित हो जाएगी। इसी प्रकार मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले एक और चर्चा करूं। हमने पिछले 2-3 महीनों से कुछ वीडियोस अपलोड करने शुरू किए हैं, और अगर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूं कि हमारे पुराने वीडियोस जो YouTube पे मौजूद हैं, जिसमें हमारा चैनल है आलोक कुमार इंडिया, ALOKKRINDIA, ये हमारा YouTube चैनल है जिसमें ये सारे वीडियोस मौजूद हैं। यदि आपको समय मिले तो आप इसको जरूर देखें, ताकि इससे आपको समझ में आएगा कि हमने किन किन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की है और किन किन मुद्दों पर हमने क्या क्या समाधान या विकल्प की तलाश की करने में समाज की या अपने देश की सहायता करना चाहता हूं। पहला वीडियो जो हमने लागू किया था, एक अपने इशू किया था या अपलोड किया था, वो हमारी पुस्तक पे था, जो हमारी पहली पुस्तक थी डाइवोर्स टू डाइवोर्स, 23 फरवरी 2020। दूसरा वीडियो हमने लगाया था लेट अस ग्रो टुगेदर इकोनॉमिकली, सोशियली एंड इमोशनली। यह वीडियो था 29 फरवरी 2020। तीसरा वीडियो था कोरोना के ऊपर, जब ये कोरोना आना शुरू हुआ था, जिसमें हमने कहा था समर शेष है, क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगता था कि ये कोरोना तुरंत समाप्त होने वाला नहीं है, ये कुछ लंबा चलेगा। तो इसका शीर्षक था कोरोना समर शेष है। यह था 22 मार्च 2020, जब भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद का वीडियो है भारत और भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति। यह वीडियो 28 मार्च 2020। उसके बाद था इंडिया वाज ग्रेट, इज ग्रेट एंड शैल बी ऑलवेज ग्रेट। यह वीडियो 22 अप्रैल 2020। उसके बाद है इंडिया लाइकली एट डेड एंड, मतलब ये है परिस्थिति जन्य जो तस्वीर उभर रही है, यह एक हमें बता रही है इंडिया लाइकली एट डेड एंड। डेड एंड मतलब एक बंद दीवार की ओर, अंधकार की ओर, एक्सपोजिंग इटसेल्फ बैडली। यह वीडियो हमने अपलोड किया था 3 मई 2020 को। इसके बाद एक और वीडियो था, इसके बाद से हमने वीडियोस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में माध्यमों में अपलोड करना शुरू किया। तो पहला वीडियो था लेम इंडिया बेगिंग फॉर ए क्रच, मतलब लंगड़ा भारत मांगे एक अदद बैसाखी। यह वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में था, जिसे हमने अपलोड किया 13 मई 2020। उसके बाद है बी वेयर इंडिया सावधान भारत 2020, और 2020 इज वर्स देन 1947। 2020 1947 से भी ज्यादा खराब है, अंधकार में है, क्यों? इस पर भी हमने एक वीडियो अपलोड किया हिंदी इंग्लिश में। अगेन इसकी डेट है 22 मई 2020। इसके बाद हमने जो अपलोड किया था विच डिसअपॉइंटेड इंडिया मोस्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, किसने भारत को सर्वाधिक निराश किया है, जो हमें महसूस होता है। यह भी हिंदी इंग्लिश में ही वीडियो था, जिसे हमने अपलोड किया था 31 मई 2020। इसके बाद का वीडियो था व्हाट इंडिया गवर्नमेंट्स मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टैकल अर्जेंटली, कोविड, करप्शन, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें 4-5 मुद्दों पे हमने चर्चा की थी। यह भी हिंदी इंग्लिश में था, जिसका डेट था 11 जून 2020। और इसके बाद था एक वीडियो टुडेज इंडियाज सोसाइटी, पीपल, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट। क्या अपने आप को ये बेनिफिट करते हैं या देश को किसी न किसी रूप में बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? इस पर भी एक चर्चा थी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और इसकी तिथि थी, इसका डेट था 20 जून 2020। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे अन्य पुराने वीडियोस को भी देखें, आज की चर्चा को भी ध्यान में रखें, किस प्रकार से भारत अपने स्वर्ण काल के दरवाजे पर खड़ा है या स्वर्ण काल की ओर अग्रसर होने के लिए तत्पर है, और क्यों तत्पर है और क्यों यह मुमकिन है, संभव है। आज की चर्चा हम इस पर कर रहे थे। इस वीडियो को आप समाप्त करूं। आप सबको एक भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग मिलकर भारत के स्वर्ण काल में जाने की
जर्नी को, यात्रा को मिलकर अनुभव करेंगे। धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं।